जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंच रही है। 8 अगस्त को चुनाव आयोग की टीम कश्मीर पहुंचेगी और चुनाव की तैयारियों का आकलन और विश्लेषण भी करेगी। चुनाव आयोग की टीम राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से मुलाकात भी करेगी और विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की राय भी लेगी। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 4 राजनीतिक दल हैं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कई बार सत्ता में रह चुकी है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, वो कई बार सत्ता में रह चुकी हैं और खुद महबूबा भी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर की सत्ता में रह चुकी है और बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी है। इन सभी राजनीतिक दलों के अलावा गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी जम्मू कश्मीर में है। ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे और तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य थे। अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख भी अलग हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख विधानसभाओं में विभाजित हो गया था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी कश्मीर का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिन में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। कई सारे सवालों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे और कुछ सारे सवालों पर उनकी राय भी जानने की कोशिश की। इसलिए हमने सर्वे किया। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? 12% लोगों ने कहा आतंकी गुटों की धमकी, 4% लोगों ने कहा पाकिस्तान की साजिश जो अभी भी चल रही है, 2% लोगों ने कहा वोटर्स में डर है और 79% लोगों ने कहा कोई चुनौती नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हाल ही में हुए। 3% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे। राकेश पंत नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फर खान नेता एनसी हमारे साथ मौजूद हैं यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हिमांशु त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि मुजफ्फर खान हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुजफ्फर साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, चुनाव की तैयारियां होने वाली हैं, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर पहुंचने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस बार के चुनाव को? देखिए, इस बार के चुनाव इसमें शक नहीं कि इससे जो कबल चुनाव हुए हैं पास्ट में उनसे थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो ये चुनाव जो है ये ठीक 10 साल के बाद हो रहे हैं। 10 साल तक यहाँ की पब्लिक को वोट देने से महरूम रखा गया। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव एक यूनियन टेरिटरी में होंगे। वो रियासत जो रकबे के हिसाब से बहुत बड़ी रियासत और एक सेंसिटिव रियासत है, उस रियासत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से यूनियन टेरिटरी में तकसीम कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में, जो कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं था, आईनी इख्तियार या कानूनी इख्तियार नहीं था। तीसरी बात यह है कि यहाँ के लोकल लोगों की जो एक शनाख्त थी, स्पेशल स्टेटस था, वो छिन गया। अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गई और यहाँ के लोगों का जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनका ये हक था कि वो यहाँ की नौकरी पर पहला हक उनका बनता है और यहाँ की जमीन की प्रोटेक्शन जो यहाँ के लोगों को महाराजा ने 1927 में दी थी, वो छिन गई 5 अगस्त 2019 को। तो इस लिहाज से भी ये इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और इसमें जो चुनाव के प्रचार होगा वो प्रचार भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जो इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक दूसरी बात ये कि यहाँ टेररिज्म राइज कर हुआ, बहुत सारी जानें यहाँ जाया हुई, सिविलियन की शहादत हुई, मिलिट्री की, पुलिस के ऑफिसर्स की, पुलिस ऑफिशियल्स की, जो बड़े बड़े लोगों की आंखों में धूल झांकी जा रही थी कि हमने 370 जो था वो डायरेक्ट जिम्मेदार था यहाँ टेररिज्म का।
वो दावे भी खोखले निकले। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में जिस स्पीड से यहाँ टेररिज्म बढ़ा है और उन इलाकों में बढ़ा है जिन इलाकों में इससे पहले कोई टेररिज्म था ही नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इरेडिकेट ऐसे बहुत शुरू सारे हुआ। इलाके थे जहां से आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन वहां तेजी से आतंकवाद बढ़ रहा है, वहां तेजी से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या हाल ही आतंकी घटनाओं से जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव में खलल पड़ेगा? 37% लोगों ने कहा हाँ पड़ेगा, 58% लोगों ने कहा नहीं पड़ेगा, और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। राकेश त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिए हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हिमांशु जी, क्या कहेंगे आप? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने दिखा दिया, और इस तरह से वोटिंग हुई। इस तरह की वोटिंग पहले कभी नहीं होती। ये धारा 370 खत्म करने का भी फर्क है, और वहां एक नए बदले हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, अगर विधानसभा का चुनाव होगा। और इसका इशारा जी किशन रेड्डी ने भी किया है, और साथ ही साथ जिस तरह से चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है, तो निश्चित रूप से चुनाव एकदम आने वाला जम्मू कश्मीर का। और जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, तो कश्मीरी पंडित निकाले गए थे। आतंकवाद तो चरम पर था उस वक्त, जब एक समय सीमा के अंदर लोगों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और लोग आज तक उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनका घर वही है, लेकिन वो यहाँ रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं देश के। तो जो 58% लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और चुनाव जो है निष्पक्ष होगा। निष्पक्षता नहीं प्रभावित होगी, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वो भी निष्पक्ष हुआ, और उसमें भी कोई आरोप नहीं लगा, किसी तरह के आरोप नहीं लगे। जी, तीसरा सवाल सर्वे का, वो भी एक बार देख लेते हैं। तीसरा सवाल था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? हमने लोगों से पूछा। 16% लोगों ने कहा आतंक मुक्त कश्मीर, 64% लोगों ने कहा विकास और रोजगार, 16% कश्मीर पंडितों की घर वापसी की बात कर रहे थे, और 4% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। राकेश पंत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। राकेश जी, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात तो की जा रही थी, जोर शोर से उसकी चर्चा भी हुई, प्रयास भी लिया, लेकिन उस तरीके से सफल नहीं हो पाया, जिसका जिक्र नेता एनसी मुजफ्फर खान कर रहे थे कि 370 के बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि साहब आतंकवाद अब खत्म हो गया। आतंकवाद हुआ नहीं, बल्कि आतंकवाद बढ़ गया, और आतंकवाद उन इलाकों तक पहुंच गया, जम्मू के उन इलाकों तक पहुंच गया जहां से आतंकवाद खत्म हो गया था। तो आपके लिए तो एक बड़ी चुनौती है। राकेश जी, राकेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है? राकेश जी का नेटवर्क डाउन हो गया, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है। खैर, मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, लेकिन एक बात तो है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव तो होने चाहिए, और चुनाव में सभी वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको सहयोग भी देना चाहिए। सरकार के अपने प्रयास हैं, सरकार के अपने संकेत हैं। सरकार ने बता दिया कि ये ठीक नहीं, तो सरकार ने डिसीजन ले लिया। अब वहाँ की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता फैसला करेगी कि क्या सही था, क्या गलत था। अगर उसे लगता है कि गलत है, तो सरकार बीजेपी नहीं बना पाएगी, आप लोग सरकार बना लोगे। और अगर वहाँ के लोगों को ये यकीन है कि नहीं, जो भी फैसले लिए गए वो ठीक थे, तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। मुजफ्फर साहब। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अगर यहाँ के लोगों को 5 अगस्त 2019 के फैसले मंजूर होंगे, तो वो लोग इन मास जो है वो बीजेपी को वोट करेंगे। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर 5 अगस्त 2019 को, जिस दिन हमारी स्टेट छीनी गई, हमारी इज्जत आबरू छीनी गई, हमारी पहचान छीन गई, हमारी असेंबली की पावर्स खत्म कर दी गई, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पावर दे दी गई, जो एक सिलेक्टेड आदमी है, जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, और 5 साल, पिछले 5 साल आपने इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल की मदद तो से फिर लोकसभा में आपने क्यों वोट दे दिए? सरकार चाहे जम्मू कश्मीर के आवाम ने लोकसभा में वोट क्यों दे दिए बीजेपी को? भाई, जम्मू कश्मीर की आवाम ने नहीं दिए। आप देख नहीं रहे, कश्मीर की 3 सीटों पे जो इनके सपोर्टेड कैंडिडेट थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। लद्दाख में ये हार गए, जहां ये कहते थे कि लद्दाख जो था वो पिछले कई दहाइयों से, कई डेकेड से यूनियन टेरिटरी की डिमांड भी कर रहा था। लेकिन वहां भी जो इन्होंने जो उनकी हालत की है, उन्होंने वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर में 3 सीटें जो थी,
यानी जम्मू एक जो सीट थी वो जम्मू और कश्मीर दोनों को कुछ मिल जो अनंतनाग और पुंछ राजौरी की थी, पुंछ राजौरी जम्मू का हिस्सा था। इन्होंने उस वक़्त बड़ी बेदर्दी से इस कंस्टिट्यूएंसी को काटा और 2 मुख्तलिफ डिलिमिटेशन रिजेस को हुआ। आपस में मिलाया। डिलिमिटेशन में 2 मुख्तलिफ रिज्यों को आपस में मिलाया, जिनकी न ज़ुबान आपस में मिलती है, न कल्चर मिलता था, न टेम्परेचर मिलता था, न मौसम मिलता था और एक ऐसा बीच में पहाड़ है कि जो 6 महीने बर्फ की वजह से वो रास्ता बंद रहता है। 6 महीने कट रहता है बिल्कुल ये एरिया। उसको इन्होंने मनाया कि हम वो सीट जीतेंगे। वहाँ भी इनकी जो इनका कैंडिडेट था उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई तीनों जगह। 2 जगह जम्मू में ये जीते हैं, दैट टू वहाँ क्योंकि एक तो इन्होंने वहाँ लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लॉइट किया था कि भाई 370 के हटने के बाद हम जम्मू वालों को बहुत कुछ देंगे। और इसमें एक चीज जो बड़ी रही कि भाई मोदी जी का फैक्टर भी रहा। लोगों ने ये नहीं पूछा कैंडिडेट कौन है और बड़े वहां भी इनको बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज जहां कभी भी बीजेपी का वोट घटा नहीं, वहां ये हारे हैं बहुत सारी जगहों पर जो यानी कि एमएलए की आपका ये सीट है, कहना है कि कंस्टिट्यूएंसीज लोकसभा है। और विधानसभा चुनाव में एक अलग संकेत देखने को मिलेंगे। एक और सवाल जो हमने सर्वे का लोगों से पूछा कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? 18% लोगों ने कहा उमर अब्दुल्ला, 2% लोगों ने कहा महबूबा मुफ्ती, 18% लोगों ने कहा रविंद्र रैना, 21% लोगों ने कहा गुलाम नबी आज़ाद और 41% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। राकेश पंत साहब, हमारे साथ एनसी के नेता मुजफ्फर खान कह रहे हैं कि लोकसभा के नतीजों पर खुश ना रहें, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हुए तो सब कुछ पता चल जाएगा। लोकसभा नतीजों पे भारतीय जनता पार्टी तो खुश है, लेकिन उनको खुश नहीं रहना चाहिए क्योंकि उमर साहब वहां से हारे हैं और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की हमारी जो यहाँ की सर्वे सर्वा हैं महबूबा मुफ्ती जी, कश्मीर के ही राष्ट्रभक्त लोगों ने उनको धूल चटाई है वहां पर, तो इसलिए उनको उनके पास खुश होने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत। जम्मू कश्मीर में से जम्मू की दोनों जो सीटें हैं, खास करके जम्मू और उधमपुर की, वो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे मार्जिन से जीती और विधानसभा में भी हम, मुझे लगता है कि उनके पास डाटा भी नहीं है ज्यादा, हम ज्यादातर विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर हमारी बढ़त है और आने वाले चुनाव में ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने जा रही। हिमांशु जी, बीजेपी तो मान चुकी है कि हम सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, इनके लिए जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हालांकि 2 सीटें जीते हैं सर, 2 सीट दूसरे दल है और एक निर्दलीय है कोई, लेकिन जो मतलब कह रहे हैं अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हुआ क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। जम्मू का जो इलाका है वहाँ बीजेपी बढ़त लेती है, हर बार लेती है, लेकिन कश्मीर में पिछड़ जाती है। इस बार जो परसिमन हुआ है तो परसिमन में बड़ा ध्यान रखा गया है, नया परसिमन है तो उसमें तमाम विधानसभाओं की सीमाएं इधर से उधर हुई हैं। अब क्या एक्चुअल फिगर है वो जो कर रहे होंगे, लेकिन जम्मू में इन्हें हमेशा बढ़त मिलती है और कश्मीर में सब बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, बीजेपी कैंडिडेट नहीं, के, और वही जो कहना है, बीजेपी को वही हराना कहना है, होता है। पीडीपी के नेताओं का भी वही कहना है, एनसी के नेताओं का भी वही कहना है कि जो परिसीमन हुआ है, डिलिमिटेशन हुआ है, उसमें बड़ा खेल किया गया है और उसमें उसमें भाषा या भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा है। यानी कि बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उस परिसीमन को बनाया है और आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी की ये सबसे बड़ी गलती थी। पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की राजनीति का दौर खत्म हो गया है? 73% लोगों ने कहा हाँ, 18% लोगों ने कहा ना और 9% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ मुजफ्फर हैं, एनसी के नेता। मुजफ्फर साहब, ये सवाल हमने इसलिए भी पूछा क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम में वहां की जनता ने आप लोगों को खारिज कर दिया या हरा दिया, जो लोगों की राय निकल कर आ रही है वो कुछ यही कहती है। 73% लोगों ने कहा हाँ। किसने हरा दिया? अरे भाई 2 सीटें कश्मीर की, 3 सीटों में से 2 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, बल्कि उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के भी हैं और ले तो वाली उमर साहब सीट क्यों भी हार गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपके उमर साहब एक सीट हारे, आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो वही हैं। भाई साहब आप ये नहीं ना देख रहे कि वहां जीता कौन, किस आइडियोलॉजी ने जीता है। ये जो आप कहते हो कि अलगाववाद की जो सियासत है वो खत्म हो गई, मैं इसको मानने को तैयार नहीं, खासकर बारामूला के रिजल्ट ये यहाँ से खत्म अभी नहीं हुई है।
हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत टाइम हमको और लगे। और इसके अलगाववाद की जो आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ सबसे पहले जो फाइट शुरू की अच्छा, तो ये बताइए उमर साहब दिस क्यों हार गए? अलगाववाद, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। उमर साहब का हारना जो था वो कोई पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। वो वोट जब वहां इंजीनियर रशीद साहब के बच्चों ने नारा ये लगाया कि आपके वोट से तिहाड़ का ताला खुल सकता है और मेरा बाप फांसी से बच सकता है, हम्म। तो इमोशनल वोट खास, और लेडीज का वोट जो था, जब उनकी बेटी भी बाहर निकल गई और उन्होंने एक ही नारा लगाया जिस नारे का कोई किसी के पास तोड़ नहीं था। और वो लास्ट के 2 दिनों में इमोशनल लोग जो थे, इमोशनली सरचार्ज लोग निकले, और हमारी जो पार्टी के लोग थे उन्होंने भी जाकर वोट उसी को दे दिया कि हमारे वोट से अगर ये जेल से निकल सकता है मतलब तो हम ऐसा इसी को विधानसभा वोट चुनाव में देंगे। नहीं होगा? मैं तो ये नहीं कह सकता कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन की वेव जो है वो किस वक्त क्या हो जाए, वही और वही खासकर वही इलेक्शन कश्मीर की के वेव, बारे चुनाव में। की हवा कश्मीर किस वक्त कश्मीर कौन सी आ जाए, कौन कहाँ उसकी किस चपेट तरफ में आ चल जाए, पड़ेगी, कौन चारों खाने चित हो जाए, कह ये नहीं कुछ सकते। नहीं कहा जा राकेश सकता। पंत साहब, जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो सबने देखा और उसी हवा को बड़ी ही बेसब्री से महसूस कर रहे हैं, बड़ा करीब से महसूस कर रहे हैं मुजफ्फर साहब, इसलिए कह रहे हैं कि साहब चुनावी हवा का कोई भरोसा नहीं है। इंजीनियर राशिद के बच्चों की अभी उन्होंने बात करी। इंजीनियर राशिद के बच्चे इस बात की भी पहचान बन गए कश्मीर में कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ में हुर्रियत और कांग्रेस भी मिला लीजिए, किस तरह कैलेंडर्स वहां पर निकाले जाते थे और बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था। और अपने बच्चे जो इनके थे वो बर्तानिया में पढ़ते हैं, वो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वो अमेरिका में पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों को इन्होंने पत्थर थमा दिए। बात की भी पहचान बन गए कि आपके बच्चे जो हैं वो वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों में आपने पत्थर थमा दिए। उस पत्थर की जो वहां पर सियासत थी वो भी उनको उसको दरकिनार कर रहा है उन्होंने। और रही बात उत्तर प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी उत्तर को भी प्रदेश में दरकिनार किया। उत्तर प्रदेश की अभी बात आप कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष ने अपना एजेंडा और वो झूठा एजेंडा जो चलाया कि नैरेटिव, संविधान को मतलब बदल उत्तर प्रदेश देंगे, आएगा तो आप विपक्ष के नैरेटिव एजेंडे की बात करने लगेंगे और जम्मू कश्मीर आएगा तो वहां पर आप नैरेटिव सेट करने की बात नहीं करेंगे। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनेता अपने अपने हिसाब से एजेंडा तय करता है और जब जिसको पसंद नहीं आता तो वो उसको विपक्ष का नैरेटिव बता देता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पूरी परिचर्चा में बने रहे।